नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 और चैप्टर 4 में। ठीक है, इसमें अभी हम लोग चैप्टर 4 का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो है हम लोग चैप्टर 3 को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो बिना समय गवाए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो इसका शीर्षक है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। ठीक है, और पहला टॉपिक है कि दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक क्या वेद। वेद जो है वो 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, इसमें सबसे पुराना जो है वो ऋग्वेद है। इसको लगभग 3500 साल पहले लिखा गया। इसमें 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिसको सूक्त कहा जाता है। सूक्त उसको कहा जाता है जो अच्छी तरह बोला गया हो, जिसका उच्चारण सही से किया गया हो। इसकी रचना ऋषियों ने की। ठीक है, क्योंकि देवताओं की स्तुति करनी थी। ठीक है, स्तुति गान के लिए इनकी रचना की। ठीक, क्या करते थे स्तुति में, क्या होता है कि किसी भी प्रार्थना को गाया जाए तो ऋग्वेद को असल में उच्चारण किया जाता था और सुना जाता था, इसको पढ़ा नहीं जाता था। ठीक, चलिए, तो ये वैदिक काल की बात है। ठीक, वैदिक काल हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे, जो हम सेपरेट टॉपिक उसका पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल हम देख लेते हैं इसमें जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक, तो महत्वपूर्ण देवता इस समय थे अग्नि, इंद्र और सोम। बाद में ये देवता बदल जाते हैं उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग। इंद्र जो थे वो युद्ध के देवता। सोम एक पौधा जिससे सोम रस बनाया जाता था, एक पेय पदार्थ है। ठीक है, अधिकांश सूक्तों की रचना जो है वो पुरुषों ने की, जिसमें सीखने सिखाने वाले थे, यानी गुरु और शिष्य। लेकिन कुछ रचनाएं ऐसी भी हुई जिसको महिलाओं ने रचा। ठीक, ऋग्वेद के अंदर इसमें भाषा कौन सा यूज किया गया? वैदिक संस्कृत यूज किया गया, जो वर्तमान संस्कृत से भिन्न है, थोड़ा भिन्न है। ठीक है, संस्कृत और अन्य भाषाएं, दूसरा टॉपिक। देखिए, इसमें हम लोग भाषा की बात करेंगे कि भाषा की जड़ कहाँ थी। ठीक, तो संस्कृत जो है वो बेसिकली भारत यूरोपीय यानी भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। संस्कृत, उसमें असमिया भी है, गुजराती भी है, हिंदी भी है, कश्मीरी भी है और सिंधी भी है। तो ये जो भारतीय भाषाएं हैं वो भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। इसमें फारसी भी है जो एशियाई भाषा थी। ठीक है, फारसी जो है बेसिकली अभी ईरान, अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इन सब जगहों पे बोली जाती है। ठीक है, उसके अलावा यूरोपियन भाषाओं में भी ऐसी भाषा थी जो भारत यूरोपीय भाषा का हिस्सा थी, भाषा परिवार का। उसमें इंग्लिश, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी और स्पेनिश, ये भाषा भी भारत यूरोपीय भाषा परिवार की सदस्य है। ठीक, आरंभ में एक जैसे शब्द थे इन भाषा के, जैसे मातृ था, मातृ का मतलब माँ संस्कृत में, और हिंदी में माँ, और मदर इंग्लिश में। ठीक है, इसके अलावा और भी भाषा परिवार थे, जिसमें तिब्बत वर्मा भाषा परिवार है। इसमें कौन कौन सी भाषाएं थी? तो इसमें था सीनो तिब्बती, नेपाली, बर्मी, जोंगखा जो है वो बेसिकली भूटान में बोली जाती है। ठीक, भारत में नॉर्थ ईस्ट में इसी परिवार की भाषा बोली जाती है। ठीक है, अब इसके अलावा द्रविड़ परिवार भी है, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये 4 भाषाएं जो भारत के दक्षिण राज्यों में बोली जाती है, दक्षिण के राज्यों में। इसके अलावा ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार भी है, जिसमें वियतनाम में, खमेर कंबोडिया में, मुंडा संथाली मुंडरी जो जनजाति है झारखंड मध्य भारत में बोली जाती है, मोन थाईलैंड के अलावा म्यांमार में बोली जाती है, निकोबार द्वीप समूह में, और खासी जो है वो मेघालय के क्षेत्र में बोली जाती है। ऋग्वेद का जैसा कि मैंने बताया था उच्चारण और श्रवण किया जाता था, यानी सुना जाता था या उच्चारण किया जाता था, गाया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। ठीक, इसको लिखा तो बहुत बाद में गया, कई सदियों बाद, लेकिन छपा 200 साल 150 साल पहले। ठीक है, अब इतिहासकार किस तरह देखते हैं ऋग्वेद को और उसका अध्ययन कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं। ठीक है, इतिहासकार भी जो है पुरातत्ववेत्ता जो होते हैं वो जैसे अतीत की
वस्तुओं पे रिसर्च करते हैं, समझते हैं किस तरह की संस्कृति रही होगी, किस तरह का खान पान रहा होगा, उसी तरह इतिहासकार भी क्या करते हैं, इतिहास की जानकारी लेते हैं, अतीत की जानकारी जुटाते हैं। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, जो भी भौतिक अवशेष मिलता, ठीक है, उसके अलावा लिखित स्रोतों को जांचते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद के कुछ सूक्त जो है वार्तालाप के रूप में मिले हैं। उसमें क्या मिला है कि एक ऋषि हैं विश्वामित्र और देवी स्वरूप नदियां हैं व्यास और सतलुज, उनके बीच में वार्तालाप हो रहा है। ठीक है, जिसमें विश्वामित्र जो है वो प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं इन नदियों से कि बीच से रास्ता दिया जाए या बहाव कम किया जाए ताकि वो आसानी से इस नदी को पार करके दूसरी तरफ जा सके। ठीक है, उसी प्रार्थना के दौरान विश्वामित्र जो है वो क्या करते हैं, वो इन नदियों का तुलना करते हैं। वो नदियों को किसके तुल्य बताते हैं, गाय और घोड़े के तुल्य बताते हैं। ठीक, तो इसी बात से ये महत्व समझा जा सकता है कि इन पशुओं का कितना महत्व था वैदिक काल में। ठीक है, इसके अलावा ऋग्वेद में सरस्वती, सिंधु और इनकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। सिंधु की सहायक नदियाँ मैंने बताया था पिछले चैप्टर में। ठीक है, झेलम, व्यास, रावी, ये सब सहायक नदियाँ हैं सिंधु की। उसके अलावा गंगा, यमुना जो है उनका एक ही बार जिक्र है। ठीक, मवेशी, घोड़े और रथ, अगला टॉपिक। देखिए ऋग्वेद में क्या है कि पुत्र और घोड़े की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं मिलती। ठीक है, फिर लड़ाइयों का भी जिक्र मिलता है। तो उस समय लड़ाइयाँ होती थी, पशु के लिए लड़ाई होती थी, जमीन के लिए, अच्छे चारागाह के लिए और पानी के स्रोत के लिए भी होती थी, और बंदी बनाने के लिए भी, कि अगर लड़ाई हुई तो किसी को बंदी बनाना है तो उसके लिए भी लड़ाई होती थी कि उसको बंदी बना के लाना, भाई लड़ाई करेंगे। ठीक है, अस्थाई सेना नहीं रखी जाती थी इस समय। राजा जो होता था वो एक सरदार होता था। ठीक है, और वो एक कुशल योद्धा होता था, मतलब बढ़िया योद्धा जो युद्ध करने में अच्छा परिपूर्ण हो। ठीक है, तो उसी को सरदार माना जाता था। उसके पास अपनी सेना नहीं होती थी। ठीक, जो भी धन जीता जाता था, अगर किसी पे हमला किया, धन जीत लिया, लूट लिया, तो उसको कुछ सरदार को, कुछ पुरोहित होते थे उनके, जो ब्राह्मण होते थे उनको, बाकी जो है आम लोगों में बांटा जाता था। और कुछ धन जो है यज्ञ के लिए रख लिया जाता था। यज्ञ में बेसिकली घी, अनाज और जानवर की आहुति दी जाती थी। ठीक है, अब है अगला टॉपिक की लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों की विशेषता मतलब कि किस तरह का वर्गीकरण था उनके बीच, किस तरह वर्गीकृत था वो समाज। ठीक है, तो काम के आधार पे ही वर्गीकृत था। ठीक है, और बेसिकली उनके काम जो है वो भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान, संस्कृति, परंपरा के आधार पर बटे हुए थे। काम के आधार पर वो समाज बटा हुआ था और काम जो है उनका भाषा और इन सब चीज़ों पे बटा हुआ था। ठीक है, ब्राह्मण बेसिकली कौन होते थे, पुरोहित। पुरोहित जो है वो ब्राह्मण ही होते थे। ठीक, ये क्या करते थे, ये यज्ञ करते थे, अनुष्ठान करते थे। राजा जो कि सरदार होते थे वो क्षत्रिय होते थे, ये युद्ध लड़ते थे, लोगों की रक्षा करते थे। राजधानी नहीं थी, यहाँ पे कोई राजधानी नहीं थी, महल नहीं होता था इनके पास, सेना भी नहीं होती थी। ठीक है, बाद में क्या होता था, क्योंकि कबीलाई टाइप का होता था, सरदार हैं तो लोग जुटते थे। जब लड़ाई होती थी तो हर जगह से, हर मतलब परिवार से एक सेना में पुरुष आते थे लड़ने के लिए। ठीक है, और फिर मिलके लड़ाई करते थे, तो इस तरह सेना बनती थी। ठीक, वंशावली नहीं था, राजा का बेटा यहाँ राजा नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ ऐसा होता था कि सभा होती थी और जनता जो है उसका चुनाव करती थी कि किसको राजा बनाया जाए। ठीक, और बेसिकली वही राजा होता था जो एक कुशल योद्धा होता था। ठीक है, जन का मतलब है जनता या पूरा समुदाय। ठीक, और जन, विश्व को भी जन ही कहते हैं। ठीक, और विश्व से ही वैश्य शब्द निकला है। प्रार्थनाओं की रचना करने वाले खुद को आर्य कहते थे। आर्य कौन होते थे, जो ऋग्वेद में प्रार्थनाओं की रचना की थी, उनको वो खुद को ही आर्य कहते थे। ठीक है, और उन्हीं को आर्य कहा जाता है। आर्य इन्वेजन के बारे में बताया था मैंने। ठीक,
विरोधियों को वो क्या कहते थे, दास कहते थे या दस्यु कहते थे, जो भी उनके विरोधी थे। ठीक, और ये यज्ञ नहीं करते थे, जो दास होते थे वो यज्ञ नहीं करते थे, ये कोई दूसरी भाषा बोलते थे। बाद में इस शब्द का मतलब हो गया गुलाम, ठीक है, बंदी। दास वो होते थे वैसे स्त्री पुरुष जिनको युद्ध में जीता गया हो और बंदी बना लिया गया हो, ठीक है। ये अपने मालिक के जायदाद होते थे। जायदाद मतलब कुछ भी इनके साथ कीजिए, कुछ भी बोलिए, कुछ भी करवाइए, ठीक है, ऐसा इनके साथ व्यवहार होता था। ठीक, ये ना नहीं कह सकते थे। उसके अलावा ये पांडुलिपि है, ठीक, ये कश्मीर में मिला है और 150 साल पहले लिखा गया था, ठीक है। इस पे ऋग्वेद, ये ऋग्वेद का एक पन्ना है, ठीक है, ऋग्वेद लिखा हुआ है और इसी का अनुवाद जो है अंग्रेजी में किया गया, ठीक। और ये पन्ना आज के डेट में लाइब्रेरी में है, कहाँ, महाराष्ट्र, पुणे में। और ये जिस चीज़ पे लिखा गया है वो है भुर्ज वृक्ष का छाल। ये कश्मीर में पाया गया, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि पहाड़ी इलाका, बर्फ़ का इलाका जो है वहाँ ये पाया जाता है, ये पेड़ भुर्ज वृक्ष, ठीक है। इसको देख लेंगे आप लोग अगर देखना हो कि कैसा होता है वृक्ष, ठीक है। तो यही था डिस्कशन, ठीक। पार्ट 2 हम लोग जल्द ही डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।